हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले मान के करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तो परिमेय लिखा, मान लेते हैं क्या, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या, क्लियर, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या, √5 बराबर P/Q। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए जाए P, Q एक सहभाज्य पूर्णांक है जहां Q नॉट इक्वल 0। क्लियर दोस्तों, यानी Q 0 नहीं हो सकता। तो आप बताइए सहभाज्य का मतलब, हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि सहभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं केवल जिनके एक ही दो ही गुणनखंड है। जैसे 3 लेते हैं तो 3 के, अगर 3 लेते हैं तो 3 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 1 आएगा। अगर यहाँ हम ले लेते 4 और 4 के कितना आएगा, 2 गुणे 2 और 1 भी ले लेते हैं। तो आप बताइए इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सहभाज्य वही संख्या है, वही पूर्णांक है कि एक जिनमें HCF कितना है, 1 है। क्लियर दोस्तों, यानी सहभाज्य वही संख्या कह सकते हैं जिनका HCF 1 है, ठीक। तो हम आगे करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 बराबर P/Q। तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्लियर। तो आप बताइए स्क्वायर से रूट हट, यानी 5 बराबर P²/Q²। क्लियर दोस्तों, तो आप बताइए इसका जो मल्टीप्लाई है 1 है, तो 5 को इधर ले आएंगे, Q² को इधर दे देंगे, यानी Q² का जब गुणा मल्टीप्लाई 1 में होगा तो Q² और P² ये 5 इधर ले आएंगे। तो आप बताइए दोस्तों कि P² 5 से विभाज्य क्यों, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा। जैसे अगर हम P को मान लेते हैं ये 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। 100 अगर 5 से विभाज्य है तो 5 से 10 भी तो विभाज्य होगा, यानी कटेगा। हाँ, क्यों नहीं कटेगा। अगर हम मान लेते हैं 4 का स्क्वायर 2 से अगर कट रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 2 से अगर कट रहा है तो 2 से 4 भी कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ कि P² 5 से विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य, आप समीकरण से 1 मान लीजिए। यहाँ कहेंगे P² 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य। क्लियर दोस्तों, अभी हमने दिखाया जैसे P² की वैल्यू रखी 10 का स्क्वायर 100 अगर 5 से कट रहा था तो 10 भी तो 5 से कटेगा, उसी प्रकार। क्लियर दोस्तों, विभाजित होगा तब P, अब भाई जब P² 5 से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है तो P का एक गुणनखंड 5 है या नहीं है। अभी हमने दिखाया था, जैसे 10 ले लिए, P के स्थान पर अगर हम 10 ले लिए तो 10 का स्क्वायर बटे 5, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 5। 100 को अगर हम लिखना चाहें
100 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर दोस्तों। तो अब बताइए 5 से यहाँ तो डिवाइड हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो ये तो 5 से कट जा रहा है, बच्ची जो संख्या है उसे यम मान लेते हैं। कोई भी यम मान लीजिए, यम मान लीजिए, कोई भी आप मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 से कट ही जाएगा, एक फैक्टर तो कट ही जाएगा 5, ये बचेगा इतना, तो यम मान लेते हैं उसी संख्या में। तो आपने कहा तब p का एक गुणनखंड क्या है, यानी p का गुणनखंड क्या है, p का गुणनखंड 5 है, p का गुणनखंड 5 होगा। क्लियर दोस्तों। क्यों, आपने दिखाया ही कि जैसे यहाँ इसे फैक्टर किए तो यहाँ p है, यानी p की वैल्यू यही तो है 10, और 10 जो है वो 5 से कट गया, यानी हम कह सकते हैं ये p जो है वो 5 से कट जा रहा है, यानी p का एक गुणनखंड 5 है। क्लियर। चलिए, यानी आप कह सकते हैं हम p बराबर 5m, क्यों, क्योंकि ये अगर हम p की वैल्यू 10 रखे थे तो कट जाता था 5 से, यानी p बराबर कट जाता था 10 से 5 से, जब कट जाता था तो p के आगे हम कोई भी यम कोई भी मान सकते थे ना, जैसे यम मान लें 5 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3, कुछ भी हो सकता है यम की वैल्यू। क्लियर दोस्तों। ठीक है, तो p की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर। तो p का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, ये आप चाहे स्थिति फर्स्ट मान लीजिए पहला, ये जो आपने कहा है p स्क्वायर 5 से विभाज्य और p भी 5 से विभाज्य, स्थिति आप फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ हम कर लेते हैं तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 5, तो हम रख देते हैं q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर का मान कितना है, p का मान कितना है 5m, तो यहाँ क्या रख देते हैं 5m, p की वैल्यू कितना है 5m लिख देना चाहे, जहाँ p बराबर 5m आपने यहाँ देखा है, तो इसका स्क्वायर बटे 5, यानी q स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25, m स्क्वायर बटे 5। क्लियर। तो आप बताइए, यहाँ 5 से काट लीजिए, 5 5 जा 25, यानी 5 बार कट गया, ये गुणे में 5 इधर आएगा बाहर हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बटे 5। जैसे आपने समीकरण नंबर 1 में लिखा था कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, जैसे यहाँ बटे था तो 5 से कट जाता था, और p भी 5 से विभाज्य होगा, तब p का एक गुणनखंड 5 था, यही तो आप लिखे थे। तो p स्क्वायर 5 से विभाज्य है और p भी 5 से विभाज्य, उसी प्रकार हम इसमें भी नहीं लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे सेकंड नंबर में, सेकंड में समीकरण q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से q भी 5 से q 5 से भी q भी 5 से विभाज्य होगा। क्लियर। ये स्थिति आपकी सेकंड है। दोस्तों, आपने स्थिति फर्स्ट में ही कहा है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है और p भी 5 से विभाज्य है। क्लियर। और q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो
क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। आपने स्थिति फर्स्ट और सेकंड में यही कहा और आपने माना क्या था यहाँ P, Q एक सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य का मतलब हमने बताया जिनका एक्सएफ एक कह सकते हैं। तो एक यानी हम सहभाज्य का मतलब यही बताया कि केवल उसका एक ही गुणनखंड होगा, केवल उसका एक ही गुणनखंड होगा। मगर आप केवल एक मिलेगा। जैसे अगर यहाँ सहभाज्य का मतलब आप माने क्या थे, जैसे P और Q दिया है तो इसकी हम 3 और 5 मान सकते थे या 4 और 3 मान सकते थे इसकी वैल्यू। तो इसका जब एक्सएफ निकालेंगे यानी सहभाज्य निकालेंगे तो कितना एक होगा उसका एक्सएफ, क्लियर। मगर यहाँ तो आप क्या कह रहे हैं कि p² 5 से विभाज्य है और p भी 5 से विभाज्य होगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। तो आप जब यहाँ दोनों में 5 5 से कट रहा तो उसका फैक्टर भी 5 हो गया यानी 5 मिल गया। तो आपने ये कहा क्या है √5 एक परिमेय संख्या, आपने माना √5 परिमेय संख्या। तो आपकी बातों का विरोध कर रहा ना, क्यों? आपने कह दिया था कि p q एक सहभाज्य संख्या। सहभाज्य का मतलब केवल उसके एक ही एक्सएफ होंगे। मगर अगर ये 5 से विभाज्य है, p जो है 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, तो आप बताइए दोनों का फैक्टर अगर हम मान लें, p का जो फैक्टर है वो 5 है और q का भी फैक्टर जो है वो 5 है, तो आप बताइए दोनों का अगर एक्सएफ निकालेंगे तो 5 ही तो मिल जाएगा। जब मिल गया तो आप हमने बताया सहभाज्य का मतलब जिनका एक्सएफ एक है, मगर यहाँ आपको दिख क्या रहा है 5 मिल जाएगा। तो आपकी बातों का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है दोनों समीकरण। तो अतः स्थिति फर्स्ट हुआ 2 से स्पष्ट है। अतः आप कहेंगे क्या, अतः स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से स्पष्ट है कि P और Q रेशियो Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? अरे भाई हमने परिमेय संख्या माना था, यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ आपने परिमेय संख्या माना था मगर आपको दिख क्या गया, ये परिमेय संख्या नहीं है। तब √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब √5 एक अपरिमेय संख्या। मेरे दोस्तों आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या कहा है, आप सॉल्यूशन भी समझ जाएंगे। दोस्तों 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरीके, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। फिर तो आप मान लीजिए 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहाँ p, q सहभाज्य पूर्णांक है, q ≠ 0। फिर दोस्तों अब आप बताइए 3 प्लस उधर गया माइनस, यानी 2 √5 बराबर p/q -3, इसके बटे 1 है। तो 1 का गुणा जब p में होगा तो p, q का गुणा जब 3 में होगा तो 3q बटे नीचे गुणा होगा तो 2 √5, 2 गुणे में उधर आया बटे बराबर p -3q बटे 2q। आप बताइए पिछले क्वेश्चन में हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
तो हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर √5 एक का परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं P-3Q/2Q, ये भी एक का परिमेय संख्या है। तो P-3Q एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि √5 के बराबर है, हम सिद्ध कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं मिलकर किससे बनी है? इससे तो बनी है। मेरे दोस्तों, √5 को आप बार बार ना करिए, पहले ही वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप समझ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।